Welcome to Vivas One Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। तो बायोलॉजी के अब हम एंड में आ चुके हैं। आज हम बातें करेंगे हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में। तो आज हम हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी के काफ़ी कॉन्सेप्ट को समझा रखा है। अगर अभी तक आपने हमारे उन लेक्चर्स को अभी तक चेक नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट को चेक करिए और आप सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स को ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट कंटेंट आपके एग्ज़ाम को देखते हुए फ्रेम किया गया है, जहाँ पर कि आपको थ्योरी साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कराया जा रहा है और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में करवाया जा रहा है। तो आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को सभी को आप हमारे प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करा जाए। आज व्हाट इज़ डिजीज़ से मैं स्टार्ट करता हूँ। डिजीज़ क्या है? देखिए, एनी कंडीशन विच इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड डिजीज़। तो कोई भी कंडीशन जो आप हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करे या उसके साथ छेड़छाड़ करे, इंटरफेयर करे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डिजीज़। ठीक है। डिजीज़ में भी डिफाइंड एज अ डिसऑर्डर इन द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल स्टेट ऑफ अ पर्सन कॉज ड्यू टू न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। और मतलब क्या, डिजीज़ को आप डिसऑर्डर भी कह सकते हो। ये किन कारण से हो सकता है? ये फिजिकल हार्म से हो सकता है और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी से हो सकता है और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अब पैथोजन किसे कहा जाता है? देखिए, पैथोजेंस क्या है? मेनली पैथोजन क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंखों से दिखाई ना दे, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं। अब ऐसे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करेंगे, उनको हम पैथोजन बुलाते हैं। ऐसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करेंगे, उन्हें हम पैथोजन बुलाते हैं। इनमें से एक एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हमारे बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, इसलिए हम इन्हें पैथोजन बुलाते हैं। वायरस इज ऑल्सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट्स वाई वी कॉल वायरस एज अ पैथोजन। एंड द फंजाई एंड प्रोटोजोन्स, ये भी पैथोजन की ही कैटेगरी में आते हैं। और हेलमिंथेस भी कुछ पैथोजन्स होते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या होते हैं हेलमिंथेस। अब देखिए, एक डिजीज़ आपके सामने आ चुका है जिसका नाम है टाइफॉइड। तो आपको डिजीज़ जब भी आप पढ़ो तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टाइफॉइड क्या है। तो टाइफॉइड एक डिजीज़ है। टाइफॉइड का पैथोजन कौन सा है? मतलब कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला कि आप उस पैथोजन को याद रखिए जिस पैथोजन की वजह से ये डिजीज़ हो रही होती है। साथ ही साथ टारगेट ऑर्गन को याद रखिए कि जब आपको या किसी पर्सन को टाइफॉइड होता है तो कौन सा ऑर्गन सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। मूड ऑफ ट्रांसमिशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, अगर हो रहा है तो उसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी। इसे कंफर्म करने के लिए कौन से टेस्ट को हम अपनाते हैं और इसका सिम्टम्स क्या होता है जब किसी पर्सन को टाइफॉइड होता है। जब कोई पर्सन टाइफॉइड से सफ़र करता है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, इन्हें भी हमें देख लेना है, क्योंकि इसी के अराउंड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो कि टाइफॉइड के लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है वो एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया का नाम है सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी इज़ ए बैक्टीरिया विच कॉज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग। ये कहाँ पर आपको इन्फेक्ट करेगा, किस पार्ट को ये टारगेट करेगा? तो ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा के कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट करते हैं, जिनकी वजह से हमें सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं। और वो क्या सिम्टम्स होंगे जब फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आएंगी? तो क्या सिम्टम्स होंगे? सबसे पहले कि बहुत ही हाई फीवर होगा, लगभग 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और बॉडी वीक फील होगा, आपको वीकनेस महसूस होगी। स्टमक में पेन होगा और कॉन्स्टिपेशन होगा, जो फीसेस है वो ठीक से फ्लो नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ सिर में दर्द हो सकता है और लूज ऑफ एपेटाइट भी हो जाएगा। अगर किसी को सीवियर टाइफॉइड है तो इस केस में जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो परफोरेट भी हो सकते हैं, उसमें छिद्र भी हो सकता है। और अगर इस कंडीशन में इतने हाई लेवल के टाइफॉइड कंसंट्रेशन वाले कंडीशन में अगर कोई पर्सन चला जाता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये टाइफॉइड के कुछ सिम्टम्स है। अब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होगा कैसे? तो देखिए, चूँकि ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, मतलब कि फूड से रिलेटेड तो होगा ही। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर अगर आप खाते हो
ऐसे पर्सन से जिसको टाइफाइड हो रखा है, तो आपको टाइफाइड होने की चांसेस बढ़ जाती है। सबसे पहले टाइफाइड जिसने फैलाया था, उस पर्सन का नाम है मरी मलोन। मरी मलोन एक कुक थी बाय प्रोफेशन। उन्होंने टाइफाइड का सबसे पहले फैलाने वाली में से एक है। चलिए अब आते हैं हम लोग निमोनिया। निमोनिया इज ऑल्सो ए डिजीज़ विच इज़ कम्युनिकेबल। एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैलाया जा सकता है। निमोनिया कौन सा पैथोजन है जो निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये भी एक बैक्टीरिया ही है जो निमोनिया कॉज करता है, और उस पैथोजन का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। एक और है जो इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया जो है वो मेनली इसके सिम्टम्स बिल्कुल कोविड की तरह होते हैं। कोविड 19 आप सभी ने देख रखा है। अगर आप याद करो उनके सिम्टम्स, तो जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सभी सिम्टम्स निमोनिया में भी देखे जाते हैं। तो कोविड 19 में भी लंग्स इन्फेक्ट होता था, लंग्स में अटैक करते थे ये वायरस, कोरोना वायरस। तो निमोनिया के जो पैथोजेंस है, जो बैक्टीरिया है, वो भी लंग्स में ही अफेक्ट करते हैं, लंग्स को ही टारगेट बनाते हैं। तो लंग्स का जो एल्वियोलाई होता है उसमें कुछ चेंजेस आती है। तो ये टारगेट ऑर्गन हो गया हमारा एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरह से ये बैक्टीरिया ट्रांसफ़र होगा एक पर्सन दूसरे पर्सन में? बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स एरिसोल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ घूम रहे हो जिसको निमोनिया हो रखा है, तो उनके ड्रॉपलेट से अगर वो आपके सामने स्नीज कर देते हैं, छींक देते हैं, तो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपने ऐसे पर्सन से कुछ यूटेंसिल को शेयर किया है, ग्लासेस को शेयर किया है, कोई बर्तन को कुछ भी शेयर किया है, तो आपको ये सिम्टम्स आप पे भी दिखने जा सकते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे? तो हाई फीवर होगा, सर में दर्द होगा, बॉडी में दर्द होगा, कफ होगा, सभी कुछ होगा। और सीवियर केस में लिप की और फिंगर की नेल्स और लिप का जो कलर है वो नॉर्मली ग्रे कलर का होना चाहिए, तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स थे जो कि निमोनिया में देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक और बीमारी से आपको मैं आज रूबरू करवाऊँ जिसका नाम है कॉमन कोल्ड। हम में से हर किसी को कभी ना कभी हम इसे सफ़र करते ही रहते हैं। हालांकि अभी मैं खुद इस समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो भी मैं इस छोटी सी बीमारी से सफ़र कर रहा हूँ। इसके लिए जो पैथोजन जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक वायरस है। उस वायरस का नाम है राइनो वायरस। ठीक है, अच्छा, ये रेट्रोवायरस ग्रुप का वायरस है। इसके लिए टारगेट ऑर्गन जो है वो क्या है? हमारे लंग्स है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। हमारे लंग्स को छोड़ के हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसके लिए इस वायरस से अफेक्ट हो जाते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? अगर कोई एक पर्सन जो इस बीमारी से अभी जूझ रहा है, अगर वो आपके सामने छींक दे, स्नीज कर दे, तो आपको ये पैथोजन ट्रांसफ़र कर देगा वो पर्सन। अच्छा, और कंटामिनेटेड उसके किसी ऑब्जेक्ट को, पेन को, टैबलेट को, किसी भी चीज़ को अगर आपने यूज़ किया तो वहाँ से भी ये फैल सकता है। सिम्टम्स क्या होंगे? नसल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, गले में हॉर्नेस होगा, सोर थ्रोट होगा, और सर में दर्द हमेशा होता रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स हो गए कॉमन कोल्ड के। मैंने आपको टाइफाइड बताया, मैंने आपको साथ ही साथ निमोनिया बताया, और हमने बातें करी कॉमन कोल्ड के बारे में। अब मैं बातें करूँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ जिसका नाम है मलेरिया। मलेरिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बहुत बार देखे जाते हैं। चलिए मलेरिया को ध्यान से समझा जाए। देखिए मलेरिया के लिए जो पैथोजन रेस्पॉन्सिबल है मलेरिया डिजीज़ कॉज करने के लिए, वो 3 पैथोजन मलेरिया रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरियाई, और तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये जो है ना ये बैक्टीरिया है ना ये वायरस है, ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है। किसका मेंबर है ये? किंगडम प्रोटिस्टा का ये मेंबर है जो मलेरिया फैलाता है। और मलेरिया का ये जो पैथोजन है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ये एक फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से मलेरिया पैथोजन ट्रांसफ़र होता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब अगर किसी पर्सन को मलेरिया हुआ है तो वो कितने दिन तक इससे सफ़र करेगा? तो लगभग 12 दिन तक उसे सफ़र करना पड़ेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं मलेरिया के? हेडेक होगा, नोजिया होगा, मसल में पेन, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और उसे मतलब ठंड लगेगा, सीवरिंग करेगा, और साथ ही साथ बहुत ही हाई फीवर देखने को मिलता है। और पेशेंट जो है वो वीक हो जाएगा, उसके में खून की कमी आ जाती है जिसे हम एनीमिया कह देते हैं। इट इज़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में लीड टू डेथ। अगर इसे ठीक ठाक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इससे बीमारी से लोगों की मौत तक हो सकती है।
मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए हमें मेनली मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करना होगा, उनको रोकना होगा। फिटिंग ए डबल ऑर्डर ऑफ विंडोज़ इन द हाउस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो, हमें मॉस्किटो को घर में एंट्री से रोकना होगा। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट एंड मॉस्किटो repellent, not water, no water should be allowed to collect in the detached to other open space and prevent mosquito bleeding। तो मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना होगा। आप मेनली जो पानी है उसको, साफ़ पानी को जमने नहीं दिया जा सकता है, ताकि वहाँ पर ऐसे मॉस्किटो उनकी लार्वाएँ ठीक से ठीक से वहाँ पर ग्रो ना कर पाए। ठीक है। अच्छा, एंटी मलेरियन कुछ ड्रग ले सकते हैं हम लोग, जिसका नाम है हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विन। चलिए, आपके लिए उतना काम का नहीं है वो। तो हम लोग चले आते हैं एक और नया डिजीज़ जिसे कहते हैं रिंग वॉर्म। आप सभी इस डिजीज़ से कभी ना कभी आपने किसी न किसी पर्सन को सफ़र करते जरूर देखा होगा। रिंग वॉर्म एक फंगल डिजीज़ है, फंगस की वजह से होता है, और कहाँ होता है? स्किन में होता है। द नेम रिंग वॉर्म इज़ द मिसनोमर सिंस द इन्फेक्शन इज कॉज बाय द फंगस नॉट ए वॉर्म। तो ये जो रिंग वॉर्म जो है, ये बीमारी होती है फंगस की वजह से, ना ही किसी वॉर्म की वजह से। इसके लिए जो पैथोजन रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से रिंग वॉर्म होता है, वो है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और इपीडर्मोफाइटोन। ये सब पैथोजन की वजह से रिंग वॉर्म होता है। देखिए, कुछ मॉस्किटोज़ के बारे में बात कर ली जाए, जो कि कुछ बीमारी के बारे में बात कर ली जाए जो कि मॉस्किटो से फैलता है। तो मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां है मलेरिया, चिकुनगुनिया, डेंगू, फलेरिया, जापानीज एनकेफ्लाइटिस, येलो फीवर। ये बीमारियां जो है मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां हैं। अब अगर आपको इन बीमारियों को रोकना है तो आपको मॉस्किटोज़ को कंट्रोल करना होगा। कहीं भी पानी जमने नहीं दिया जा सकता। अगर आप इन बीमारियों को कंट्रोल करना चाहते हो तो रेगुलर क्लीन करना होगा अपने हाउस होल्ड की कूलर को, जहाँ पर कि पानी जमे हुए होते हैं। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट, रात को सोते टाइम मॉस्किटो नेट का यूज़ करना होगा। एक मछली होती है जो इन मॉस्किटो को लार्वा को खा लेती है। तो पॉन्ड में उन मॉस्किटो के लार्वा को मारने के लिए आपको इस मछली का पालन करना पड़ सकता है, जिस मछली का नाम है गेम्बुशिया। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद स्प्रेइंग इंसेक्टिसिडल एंड डिटैच ड्रेनेज एरिया एंड स्वयं एक्सेट्रा, ये सब करना आपको होगा ताकि मॉस्किटो ठीक ठाक से ग्रो ना कर पाए। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि 2014 में पूछा गया था एनडीए एग्जाम में। व्हाट इज़ ब्रेक बोन फीवर मोस्ट कॉमनली नॉन एज। ब्रेक बोन फीवर किसे बुलाता है? इतनी ज़्यादा फीवर आएगी कि लगेगा कि हड्डियाँ टूट गई है, तो ब्रेक बोन फीवर किसे बोला जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो डेंगू में जो फीवर आता है उसे हम ब्रेक बोन फीवर का नाम देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही तेज़ बुखार आता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेंगू। अच्छा, व्हाट डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज़ इन ए पर्सन द डॉक्टर एडवाइस फॉर द पेशेंट आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट। ऐसी क्या बीमारी मिली जिसकी वजह से डॉक्टर ने उन्हें आयरन और फॉलिक एसिड खाने को कहा? द पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो उनके बॉडी में, जब जिन पर्सन के बॉडी में, जिन पेशेंट्स के बॉडी में खून की कमी होती है, उन्हें डॉक्टर आयरन और फोलिक एसिड सब प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि ये खून की जो इरेथ्रोपोइसिस जो है, मतलब खून बनाने की जो प्रतिक्रिया है, उसमें ये काफ़ी हेल्प करते हैं। तो एनीमिया मतलब खून की कमी होना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज़ एनीमिया। लेप्रोसी इज कॉज बाय। लेप्रोसी जो बीमारी है वो किसके वजह से होती है? वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स और रेट्रोवायरस, ऐसा पूछा गया। देखिए, लेप्रोसी जो होता है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैक्टीरिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2014 के फेज़ 2 में पूछा गया, मैंने करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था, फेज़ 2 एग्जाम में पूछा गया था। हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस। तो हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने एंटीबायोटिक की खोज करी थी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज अलेक्जेंडर। एनडीए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइट ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी फॉर मलेरिया पैरासाइट।
देखिए मलेरिया पैरासाइट लीवर में एक्ट करता है, आरबीसी में करता है, ब्रेन में भी कर सकता है सीवियर केस में, मगर किडनी में नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दैट इज ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन? बोला गया एक वेक्टर है और इधर डिजीज़ है, वेक्टर के साथ डिजीज़ को हमें मिलाना है। एनोफिलस के साथ तो मस्कीटो मिलता है, एनोफिलस के साथ मलेरिया, एडीज़ के साथ होता है देखिए सेट्सी फ्लाई के साथ होता है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो आप ऐसे क्या करो, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि फलेरिया इसके साथ होता नहीं है, तो हमारा 3 रॉन्ग। अच्छा मिलाना नहीं है, मैं ही मिला रहा था इसलिए मैं सोचा क्या ये क्या है। ठीक है चलिए, तो इसके साथ ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, और एडीज़ करता है डेंगू, तो चिकनगुनिया तो होगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। मतलब 2 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ तो हमारा आंसर नहीं होगा। 2 3 मतलब ये भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, 2 ये भी नहीं होगा, और 1 जो वो होगा बिल्कुल, और 4 तो बिल्कुल सही है। किस देखिए स्लीपिंग सिकनेस का जो पैथोजन है वो होता है सेक्सी फ्लाई, बट बेड बज इसका वेक्टर बिल्कुल सही है ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था इंडिया एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय बैक्टीरियल पैथोजन। एड्स तो वायरस से होता है, कोविड-19 वायरस से, टाइफॉइड बैक्टीरिया से हो रहा था, डेंगू भी वायरस से होता है। तो आंसर हमारा वायरस से नहीं होता है, वायरस भी इसके लिए और बाकी पैथोजन भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। तो हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, हमारे बॉडी में याद रखिएगा टी एंड बी लिम्फोसाइट सेल होते हैं हमारे ब्लड में जो प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनिटी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए आगे, सभी क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अच्छा नीचे कुछ और क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन जो है ये है मेनली एड्स से। देखिए एड्स एक बीमारी है, मैं आपको थोड़ा एड्स पढ़ा दूँ। एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखिए एक्वायर का मतलब क्या होता है? एक्वायर का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ को अक्वायर कर लिया। इम्यूनो का मतलब है इम्यूनिटी, इम्यूनो का मतलब क्या है? इम्यूनिटी। और डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कि किसी चीज़ की कमी होनी बॉडी में, किसी चीज़ की कमी हो जानी। तो किस चीज़ की कमी हो गई बॉडी में? इम्यूनिटी पावर की कमी हो गई, और उसको आपने अक्वायर किया। आपने क्या करा? आपने बॉडी में इम्यूनिटी पावर की कमी को अक्वायर कर लिया, और इसके वजह से आपको सिंड्रोम्स दिखने शुरू हुए। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। मतलब आपने एक ऐसे डिजीज़ को अक्वायर किया जिसकी वजह से आपके बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो गई, और इम्यूनिटी की कमी होते ही आपको सर्दी होने लगा, बुखार होने लगा, आपको दर्द होने लगा। आपको अगर एक छोटा सा अगर एक कट भी हो जाए तो वो एक डीप घाव में इस टाइप के चेंजेस आ जाएंगे, शरीर में रेसेस होने लगे। तो मतलब मल्टीपल सिम्टम्स आपको दिखने लगे। क्यों दिखने लगे? क्योंकि आपके बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो ख़राब हो पड़ा है, वो बिगड़ा पड़ा है। अगर आपको बॉडी का डिफेंस सिस्टम बिगड़ा नहीं होता तो ये मल्टीपल सिम्टम्स सिंड्रोम नहीं दिखता। तो आपने ऐसा कुछ एक्वायर किया जिससे आपकी बॉडी की रोग से लड़ने की, डिजीज से लड़ने की पावर कैपेबिलिटी कम हो गई, और आपको सिंड्रोम्स दिखने लगे, सिम्टम्स दिखने लगे। इसको हम कहते हैं एड्स। और एड्स जिस पैथोजन से फैलता है उस पैथोजन का नाम है HIV। HIV इज़ ए वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये क्या है? एड्स। तो एड्स HIV नाम के वायरस से फैलता है। HIV कोई बीमारी नहीं है, HIV एक वायरस का नाम है जो एड्स नाम की बीमारी को करता है। HIV वायरस को अगर आप देखो तो ऐसे उसके चारों तरफ एक कैप्सिड पाया जाता है, और कैप्सिड के अंदर में होते हैं एक डबल स्टैंडर्ड RNA मैं तो गलत बोल गया, सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है, ssRNA पाया जाता है। और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? कैप्सिड। तो ये क्या है? ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, और ये क्या है? ये है इसका कैप्सिड यानी कि प्रोटीन कोड। ये पूरे मिल करके एक यूनिट कैसे बिहेव करता है,
और ये हमारे बॉडी में एड्स नाम की बीमारी को कॉज करता है। ज़्यादा आपको एड्स के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने काफ़ी चीज़ों को पढ़ा दिया है। आप बाकी चीज़ों को एक स्टैंडर्ड बुक से रीड करके भी समझ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को होमवर्क बहुत ही कम देता हूँ, मगर मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूँ। आप इस नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड करिए। टेलीग्राम चैनल के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ जा कर के आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। अटैम्प्ट करने के बाद आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझसे हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ। आप इस क्वेश्चन को नंबरिंग कर सकते हो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसे 3 मान लो और इसे 4 मान लो। 4 क्वेश्चन है। मैं चौथा क्वेश्चन करवा देता हूँ। NDA 2018 का एक क्वेश्चन है कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है एड्स कॉज वाले वायरस, मतलब HIV वायरस में जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA था, मैंने अभी भी दिखाया, तो ये रहा सिंगल स्टैंडर्ड RNA हमारा आंसर। तो इसी तरह से बाकी आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन्स मैंने होमवर्क के तौर पे दिए हैं। आपको इन सभी को सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं भी होता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सर ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, मैं उसको जरूर सॉल्व करूँगा। और ये PDF को कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी पढ़ाई को जारी रखिए क्योंकि बहुत कम टाइम में मैं अभी सभी चैप्टर्स को कंक्लूड करने वाला हूँ, ख़त्म करने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.